नमस्ते दोस्तों, हम पॉलिटी का अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले जो प्रमुख अनुच्छेद है तो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। बहुत बार पूछा जाता है कि संवैधानिक संशोधन कौन से अनुच्छेद में है, तो 368 में। उसके बाद में है कि अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का वर्णन है। उसके बाद में अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। देखिए दोस्तों, जो तीनों आपातकाल हैं उनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो राष्ट्रीय आपात से जो कौन से अनुच्छेद में है, 352 के अंदर है। 352 के अंतर्गत है कौन सा, राष्ट्रीय आपात। ये दो राष्ट्रीय आपात है कितनी बार भारत में लगा है, तो 3 बार लगा है। कब कब, एक तो 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया था उस समय, और दूसरी बार पाकिस्तान का आक्रमण जब हुआ 1971 में, और तीसरी बार जब आंतरिक उपद्रव हुआ था 1975 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा है, 3 बार, 1962, 1971, 1975 में। और जो वित्तीय आपात 360 में हो गया है, तो अब कौन सा बचा है, एक आपात बचा है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत है। कितना, 356। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 312, इसमें क्या है, इसमें अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है दोस्तों, जो राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है उनके बारे में है। उसके बाद देखिए गठन पूछा है, कथन और कारण का संविधान के अनुच्छेद 32 में है क्या, बताओ दोस्तों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसके बारे में कहा गया है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, यह सत्य है। उसके बाद में कहता है कि अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरोध में प्रभावी उपचार का प्रावधान किया है, यह भी सत्य है। उसके बाद में कथन और व्याख्या भी दोनों सत्य हैं कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन संसद कर सकती है, तो भी कर सकती है कि मौलिक अधिकारों में संविधान में संवैधानिक ढांचा के अनुरूप संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, जो मूल ढांचा है उसको छोड़कर। देखिए दोस्तों, का भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है, यह भी सही है। आ सकता है कि कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो 51। उसके बाद में क्या, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा उस पर 14 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं करता है। जब कोई लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा अगर 14 दिनों के अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है तो वह विधेयक पारित मान लिया जाएगा। वैसे भी धन विधेयक ओनली लोकसभा के अंदर ही रखा जाता है। सरकारी आयोग की स्थापना केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा करने के लिए की गई है। अब राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, यह भी पूछा जाता है कि राज्य वित्त आयोग कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है। उसके बाद में अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आरएस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय के दोस्तों का राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती हैं। उसके बाद में भारत में एक नया राज्य बनाने के लिए का संबंधित विधेयक पर संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। कि कोई नया राज्य का निर्माण करना है तो संसद उसे साधारण बहुमत से उस विधेयक को पारित कर सकती है। उसके बाद में भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है। देखिए दोस्तों, जो महान्यायवादी होता है ये देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। क्या होता है, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। और ये कौन से अनुच्छेद में इसका महान्यायाधिकार दिया गया है, तो ये 76 में 76 में दिया गया है। देखिए दोस्तों, किसी जाति तथा जनजाति की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषणा करने के लिए जो शक्ति संपन्न संवैधानिक अधिकार किस में है, राष्ट्रपति में है। किसी भी जाति को जनजाति में घोषित करने के लिए राष्ट्रपति को विशेष अधिकार होता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, अनुच्छेद है 148 में भारत का नियंत्रण एवं मालिक का परीक्षक है। उसके बाद में 280 वित्त आयोग, बहुत बार क्वेश्चन आता है वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में है, 280 में है। उसके बाद में 223 प्रशासनिक अधिकरण और 315 संघ आयोग के बारे में दिया गया है। उसके बाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद
324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। का निर्वाचन आयोग के लिए कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है? तो 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। उसके बाद में संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो प्रावधान है तो भाग 9 में किए गए हैं। अब लोकतंत्र की शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई है। ठीक है, तो लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई है। उसके बाद में भारत में क्या दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी बलवंत राय मेहता को माना जाता है। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका शिल्पी किसे माना जाता है? बलवंत राय मेहता को माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों।